मेरी 14 साला हसीन साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था वो तो पूरी आग निकली। मेरी बीवी अस्पताल में अपनी माँ के साथ दाखिल थी, इसलिए मेरी सास रात को मेरी साली को मेरे पास छोड़ गई। मैंने उसे बच्ची समझकर अपने साथ सुला लिया कि कहीं वो नए घर में डर न जाए, लेकिन उसने तो आधी रात को मेरे साथ ही बेड पर रात के 12 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि मेरी साली निदा ही होगी, क्योंकि वो इस पूरे घर में अकेली थी और वो पहली दफा हमारे घर रहने के लिए आई थी, तो शायद उसे रात के इस पैर डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो नीम बरैना सी नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी, अरशद भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है। क्या मैं रात को आपके साथ आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी नज़र में तो निदा एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार इसे यूं देख रहा था। वो तो किसी गुलाब की कली की तरह तरोताज़ा थी। 14 साल की उम्र में ही इसका बदन भरपूर जवान हो गया। कमरे में मध्यम रोशनी होने के बावजूद भी नीम बरहना नाइटी में इसके जिस्म का हर हिस्सा वाज़े नजर आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने इसके वजूद से नजर चुराई और इसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रख कर दे दिया और खुद बेड पर लेट गया। मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त निदा एक 9 साल की बच्ची थी। मेरा अपने ससुराल बहुत ही कम जाना होता था, इसलिए मैं निदा को अपनी बच्ची समझ रहा था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी क़यामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और निदा सोफे पर बेचैन लेटी थी। रात के इस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक सामान सामने आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने निदा को आवाज देकर पूछा कि कोई मसला है? निदा कहने लगी कि अरशद भाई, ये सोफा बहुत छोटा है और मेरे पाँव सोफे से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट रहा नहीं रही हूँ। निदा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है निदा, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर बैठ जाऊंगा। निदा जैसे ही बेड पर आई तो मैं अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन निदा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी कि अरशद भाई, आप क्या सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ ही बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए निदा के जिस्म से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से निदा की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख खुली और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिससे मैं एक कम उम्र बच्ची समझ रहा हूँ वो तो पूरी शराब है। हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान ठट्ठे मारने लगा, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर निदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई और ना चाहते हुए भी मैं इसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और सबा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब सबा ने मेरी खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो। मेरी और सबा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली नज़र में पसंद आ गए थे। हम दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैंने अपने घर वालों को सबा के मुतल्लिक बताया तो मेरी माँ ने ये कहकर इनकार कर दिया कि खानदान से बैर वो किसी सूरत में शादी नहीं करेंगी। लेकिन मैं सबा की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। इसके बगैर तो एक पल भी गुजारना मुश्किल था। हम दोनों अपने ही मोहब्बत में सारी हदें पार कर गए हुए थे, तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी सूरत में इस शादी के लिए राजी न हुए और मैंने सबा के साथ भागकर शादी कर ली। जब मेरे माँ बाप को इसके बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और ना ही मेरी कोई कमाई थी। और जब सबा के घर वालों को इसमें बारे में पता चला तो वो भी हमारी शादी के खिलाफ हो गए और वजह यही थी कि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैंने सबा के घर वालों को राजी कर लिया, लेकिन सबा के घर वालों ने हमसे मिलना जुलना खत्म कर दिया। काफी अरसे तक मैं और सबा फाकों वाली जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो सबा ने अपने घर वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जब मुश्किल हालात थे तो उन्होंने मुझे कोई अपना नहीं बनाया था और इसलिए मैं सबा के घर न जाने के बराबर जाता था, साल में 1 या 2 दफा। इसलिए मैंने सबा की छोटी बहन निदा को कभी सही से देखा भी नहीं था और ना ही मैं इस बात से वाकिफ था कि वो अब 14 बरस की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की नेमत से कई सालों तक महरूम रखा था और बहुत ज्यादा इलाज कराने के बाद अब सबा हमारे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे सबा की माँ को बुलवाना पड़ा और जब हम सबा को अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि सबा को 1-2 दिन अस्पताल में दाखिल रहना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के इस अरसे में सबा को बहुत सी बीमारियां हुई, इसलिए इसका केस
باعث کافی مشکل تھا۔ صبا کے والد کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے صبا کی والدہ نے اس کی چھوٹی بہن کو میرے پاس ہمارے گھر میں چھوڑ دیا کیونکہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں بہت عرصہ بعد صبا کی بہن ندا کو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا اور میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں تو صبا کی خوبصورتی کا ہی دیوانہ تھا، لیکن اس کی چھوٹی بہن تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور اسے دیکھ کر میں صبا کو بھول گیا تھا۔ ندا نے صبا کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام کاج بہت اچھے سے کیے اور مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ صبا گھر میں نہیں ہے۔ اس نے سارے گھر کو سلیقے سے صاف کر کے سونے کی تیاری شروع کی تو میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ ندا آئی ہے، شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ندا تو کچھ اور ہی ارادے لے کر آئی ہے۔ پہلے تو وہ صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت زیادہ اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ گھر میرے لیے بالکل نیا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے کمرے میں ہی رات گزار لوں۔ میں نے ندا سے کہا کہ اچھا کیا جو تم چلی آئی، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تم یہاں آرام سے سو سکتی ہو۔ لیکن ندا کو یوں نیم برہنہ نائٹی میں دیکھ کر میری نظریں بار بار اس کے جسم کا طواف کر رہی تھیں۔ مجھ سے یہ باتیں کرتے کرتے وہ صوفے پر لیٹ گئی اور میں بہت مشکل سے اس سے نظریں چرا کر اپنے فون میں دھیان لگانے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی۔ میرا دھیان بار بار بھٹک کر اس کے وجود پر جا رہا تھا اور جب میں نے اسے بے چین دیکھا تو میں پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ صوفہ بہت زیادہ غیر آرام دہ ہے اور میں اس پر آرام سے سو نہیں سکتی۔ یہ سنتے ہی میں نے اس سے کہا کہ وہ بیڈ پر آ کر سو جائے اور صوفے پر میں سو جاؤں گا۔ وہ جیسے ہی بیڈ کی طرف آئی تو میں اٹھنے لگا۔ ندا نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ارشد بھائی آپ کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ میں ایک طرف لیٹ جاتی ہوں، دوسری طرف آپ لیٹ جائیں۔ میں ندا کی بے باکی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، لیکن میں خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ سارا دن صبا کے پیچھے میں نے ہسپتال میں کافی بھاگ دوڑ کی تھی، اس لیے میں بیڈ پر ایک کونے سے ہو کر لیٹ گیا اور اپنا فون چلانے لگا۔ ندا کی موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا جس سے میں اس وقت گزر رہا تھا۔ فون چلاتے چلاتے ہی مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہو، اور جب میں پوری طرح ہوش میں آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ندا میرے بہت قریب لیٹی ہوئی ہے اور اس کی انگلیاں میرے جسم پر حرکت کر رہی ہیں۔ میں ایک مرد تھا اور بہت کوشش کے باوجود بھی میں خود کو ندا سے دور نہ کر سکا اور میں بھی کروٹ بدل کر اس کے قریب ہو گیا۔ ندا تو جیسے ہی اس کے بات کے انتظار میں تھی، جیسے ہی اسے علم ہوا کہ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ فوراً ہی اپنے جذبات مجھ پر لٹانے لگی اور میں نے بھی اس کے ہر جذبے کی خوب پذیرائی کی۔ جب ہم دونوں اپنے مقصد حاصل کر چکے تو ندا نے اپنے فون میں میرے ساتھ ہی کئی تصویریں کھینچی جن میں ہم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ ندا کے ساتھ رات گزار کر میں اس سے مسرور تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری بربادی کا آغاز ہونے والا ہے۔ میں پھر اسپتال جانے کے لیے نکل گیا۔ میں سارا راستہ خوشی سے سرشار۔ جب ہسپتال میں پہنچا تو میری بیوی صبا کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ صبا زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے اور کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صبا کی ماں بھی بہت زیادہ پریشان تھی، جبکہ ہسپتال جا کر میری حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ سارا دن میں نے صبا کے ساتھ رہا لیکن صبا کی حالت پہلے سے بہتر نہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دن صبا کو اور ہسپتال میں رکھنا ہوگا۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا کہ صبا جتنے دن اسپتال میں رہتی مجھے ندا کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جاتا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی۔ میں رات تک ہسپتال میں رہا اور رات کے وقت میں صبا کی امی سے یہ کہہ کر گھر واپس آ گیا کہ ندا گھر پر اکیلی ہوگی، اب مجھے واپس جانا چاہیے، کیونکہ ہسپتال میں صبا کے ساتھ کسی عورت کو ہی رکنے کی اجازت تھی، اس لیے صبا کی امی کا رہنا بہت ضروری تھا۔ میں جب ہسپتال سے گھر واپس لوٹا تو ندا بہت ہی خوش تھی۔ اچانک ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ صبا آپی کی الماری کھول کر دیکھ سکتی ہوں کیا؟ میں نے ندا سے کہا کہ اس میں بھلا پوچھنے کی کون سی بات ہے، تمہاری آپی کی ہی تو الماری ہے۔ اس نے کہا کہ چابی دیں۔ پھر میں نے اسے اب چابی دے دی اور وہ صبا کی الماری کھول کر ایک ایک چیز دیکھنے لگی اور صبا جو کپڑے میرے لیے رات کو پہنتی وہ نکال کر مجھے دکھانے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ اس میں آپ کو کون سا پسند ہے۔ میں نے ایک چھوٹی نیلی رنگ کی نائٹی پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ یہ صبا پر بہت جچتی ہے۔ یہ سنتے ہی ندا وہ نائٹی اٹھا کر کمرے میں نکل گئی اور کافی دیر بعد واپس آئی تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ صبا کی نائٹی پہنے اس سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ میرے آگے آ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ میرے بدن پر زیادہ جچ رہی ہے یا آپ ہی پر زیادہ جچتی ہے؟ یہ سنتے ہی میں نے
उसे अपनी बाहों में भरा और बहुत मोहब्बत से इससे कहा कि ये तुम्हारे बदन पर बहुत खूब लग रही है। सबा तो ये पहनकर इतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी तुम लग रही हो। मैंने इसके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल लेकर साइड पर रख दिया और खुद मैं इस पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। इसे इस नाइटी में देखकर तो मैं बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल की उम्र में कोई लड़की हुस्न की दवी भी हो सकती है, लेकिन निदा तो हुस्न की सारी हदें पार कर रही थी। इसका पूरा ही बदन ही बहुत हसीन था और हर गुजरते पल के साथ इस पर हावी होता जा रहा था। सारी रात इस पर अपने जज्बात लुटाने के बाद जब मैं सुबह अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी ने अभी अभी एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मेरी बीवी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी और डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक सबा की हालत कुछ बेहतर हुई तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुझे अपने बच्चे के इंतकाल का बहुत दुख हुआ था। मैं सबा को संभालते हुए घर ले आया। सबा को देखकर नदा का चेहरा उतर गया। उसने एक अजीब सी नजर सबा पर डाली और कमरे में चली गई। मैंने सबा को कमरे में लाकर लिटा दिया। इसकी अम्मी ने मुझे सबा की दवाइयों से मुतल्लिक आगाह किया। मैं सबा की अम्मी के साथ बैर लाउंज में बैठा इनकी बात सुन रहा था कि जब मैंने निदा को सबा के पास जाते हुए देखा मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैं जानता था कि निदा ऐसी कोई बात सबा के आगे नहीं कहेगी। थोड़ी ही देर बाद निदा वापस आई और अपनी माँ से कहने लगी कि अम्मी चलें, अब हम घर चलते हैं, और वो दोनों अपने घर वापस चले गए। मैंने निदा को आखिरी बार अलविदाई नज़रों से देखा क्योंकि मैं जानता था कि अब हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है। निदा को जाता मैं देखकर एक ठंडी आह भरी। थोड़ी देर बाद जब मैं दूध का गिलास लिए अपने कमरे में पहुंचा तो सबा गुमसुम बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, अगर एक औलाद चली गई तो हमें अल्लाह दोबारा औलाद से नवाज देगा। मेरी बात सुनकर सबा ने मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखा और कहने लगी, जो मैंने खो दिया है उसे दोबारा पाना मुमकिन ही नहीं। सबा के लहजे ने मुझे चौंका दिया। मैं उसके आगे ही बैठ गया और उससे कहने लगा कि ऐसी बात क्यों कर रही हो। सबा कहने लगी, नदा मेरी सकी बहन नहीं है बल्कि वो मेरी फुप्पो की बेटी है जिसे फुप्पो के इंतकाल के बाद अब्बा हमारे घर ले आए थे। लेकिन नदा को बचपन से ही मुझसे बहुत नफरत थी क्योंकि घर में हर चीज़ मेरी थी और उसे हर वो चीज़ चाहिए होती थी जो मेरे पास होती। अब्बा ने कभी उसे किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दी, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझ पर हसद में मुब्तला रही। इसकी नज़र हर उस चीज़ पर होती है जो अब्बा मेरे लिए लाते या जिसे मैं पसंद करता। जब मेरी तुमसे शादी हुई तो तुम मेरे घर आया जाया नहीं करते थे और मुझे इस बात की तसल्ली थी कि वो तुम पर अपनी नज़रें नहीं जमाएगी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरे हसद में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उसने तुम्हें मुझसे छीनने के लिए वो सब कर दिया जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सबा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुझसे कह रही थी कि नदा ने जाने से पहले मुझे वो सारी वीडियो दिखा दी है और सारी तस्वीर भी दिखा दी है जिनमें हम दोनों एक साथ थे। सबा की बात सुनकर मैं सदमे में आ गया था। नदा ने सब कुछ जानबूझकर एक मकसद से किया था। मैं इसके हाथों खिलौना बन गया था। सबा की आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बाकी बच गई थी। उसने अपनी औलाद भी खो दी और शोहर भी। मैं सबा के आगे शर्मिंदगी से सर झुकाए था कि जब सबा ने मुझसे कहा कि वो जाते जाते मुझसे मेरी नीली नाइटी मांग कर ले गई क्योंकि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा इसके बदन पर जचती हो दिखाई देती है। मुझे लगा था कि जैसे सबा के लफ्जों ने मुझे जमीन पर जिंदा गाड़ दिया। वक्त जज्बात के हाथों मैं अपनी पूरी जिंदगी हार गया था और अब कभी सबा के आगे नजर उठाकर जिंदगी नहीं गुजार सकता था। निदा ने कुछ ही वक्त बाद मुझे ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। वो मुझसे हर बार एक बड़ी रकम का तकाजा करती और मेरे ना देने का कहने पर मेरी तस्वीर वायरल करने की धमकी देती। मैं जिसे 14 साल की एक सीधी सादी मासूम बच्ची समझ रहा था वो दरअसल एक फितना थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मेरा और सबा का ताल्लुक बिल्कुल मुर्दा हो गया था क्योंकि सबा अब मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत की निगाह से देखती थी। वक्त, लज्जत और मज़े ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। शुक्रिया। अगर ये वीडियो और स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।